So hey guys, welcome back to another video of KTP. So today we are going to discuss about a very important topic of class 11 business studies. चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो जो हमने वीडियो अपलोड करी है वो थी हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को लेके, और इस वीडियो में आपको जैसे दिख रहा है हम बात करने वाले हैं कंपनी, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक को क्या होता है, ज़्यादातर मेरे भाई बंधु इस टॉपिक को छोड़ देते हैं एट द टाइम ऑफ पेपर जब आ रहे होते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी के साथ इसका एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी को लेके, उसके फीचर्स, मेरिट और लिमिटेशन, बस इतनी बात करनी है इस वीडियो में, बाकी फॉर्मेशन अगली वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी वर्ड से क्या समझ आता है। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन माने संस्था, ऑफ पर्सन्स मतलब कि लोगों की, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। देखिए अब कंपनी की बात है, ये सबको पता है कि संस्था एक जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। काम क्या है, बनाई किस लिए गई है, बिजनेस एक्टिविटीज रन करने के लिए, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगी वहां पे गुड्स की। एंड हैज अ लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस कैसे, अब कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो होता है कंपलसरी। सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कुछ नहीं होता, पार्टनरशिप में देखा था ओरली भी चल सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कंपलसरी है। और ऐसे ही अब कंपनी के अंदर आता है तो कंपनी के अंदर ये रजिस्टर्ड किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। तो देखिए जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसका एक लीगल स्टेटस है। दूसरी बात आती है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। लीगल स्टेटस को ऐसे भी लीजिए क्योंकि जब ये कंपनी रजिस्टर होती है तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री फॉलो होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो एक पूरा जो हमारा हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो कि होगा हमारा कि हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनी का पूरा, तो उसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है पूरे तरीके से प्रोसीजर जो फॉलो होकर फिर कंपनी हमारी पूरी निकल के आती है, इनकॉर्पोरेट होती है, स्टार्ट होती है। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स मेंबर, इसकी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां हम बोल सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे, अब इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी अपने आप में एक अलग संस्था है, अपने आप में मतलब जो इसके मेंबर्स हैं उससे अलग है, इसकी जो असेट्स लायबिलिटीज हैं वो इसके मेंबर से अलग है। अब जो लॉ है, जो कानून है, जो एक्ट है, वो इसके मेंबर्स को और इसे एक तरफ नहीं देखता, अब इन्हें अलग अलग देखा जाएगा, इसके मेंबर्स अलग हैं और ये अलग है। अकाउंटेंसी में याद करिए हमने एक प्रिंसिपल है जो कि है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वो अकाउंट्स है लेकिन ये इको मतलब बीएसटी है, तो यहाँ भी हम फॉलो कर सकते हैं उसे, जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल था कि जो बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे जो रिकॉर्ड करे जाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे रादर देन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर या फिर ओनर। तो बात यही है यहाँ पे, अब इसके मेंबर से मतलब नहीं है, ये अपनी एक अलग संस्था बन चुकी है, इसकी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो कुछ होगा इसके बेस पे होगा, ट्रांजैक्शंस में इसका नाम आएगा। अगर बिजनेस फर्म कंपनी कोई असेट परचेज करती है, लैंड वगैरह, तो उसमें भी इसका नाम आएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई डील साइन हो रही है, उसमें कंपनी का नेम आएगा। मतलब मेंबर्स से लेना देना नहीं है, अब कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसे आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया, प्योर पर्सन बोल देते हमारी तरह, आर्टिफिशियल क्यों बोला, भाई हमारी तरह खा पी नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, चल फिर नहीं सकती, कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकती। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए क्योंकि जैसे कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमारा नाम आता है, अगर मैं कोई जमीन परचेज करने जाता हूं तो वो मेरे नाम पे आएगी। ऐसे ही अगर कंपनी कोई एसेट परचेज करना चाहती है तो उसके नाम पे आ सकती है। वो कंपनी कोई डील करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें कंपनी का ही नाम होगा रादर देन फ्रॉम इट्स मेंबर्स नेम, उसके मेंबर्स का नाम नहीं आएगा, कंपनी का ही नाम आएगा। तो इसलिए कहा गया आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब हमारी तरह जो हम बिजनेस में एक्टिविटीज करते हैं ना कि हमने असेट परचेज करा अपने नाम पे आया, तो ऐसे ये फर्म अगर कंपनी असेट परचेज करती है कोई बिल्डिंग वगैरह तो वो इसी के नाम पे आएगी, कंपनी के नेम पे रजिस्टर होके। दूसरी बात आई अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आती है तो भी कंपनी का नाम आएगा। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी की हम बात पहले ही कर चुके हैं, जो सेपरेट है, अपने मेंबर्स से अलग है, कंपनी की असेट एंड लायबिलिटीज अलग है उसके मेंबर्स से, मेंबर से लेना देना नहीं है उसकी असेट और लायबिलिटीज कितनी है। एक बात यहाँ पे याद दिलाऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था ना कि वो पूरा ही लायबल होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है उसकी, तो क्यों, उसके असेट्स और लायबिलिटीज और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो सोल प्रोप्राइटरशिप था वो अकेला बंदा था, वो अलग नहीं थी, उसका कोई बिजनेस से सेपरेट नहीं था, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था कि हम कहते हैं कि बिजनेस की अलग असेट्स थी और उसकी खुद की अलग थी, सब कुछ एक ही था वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, मेंबर से हमें कोई लेना नहीं है, उनके असेट्स कितने हैं या लायबिलिटीज कितनी है, हमें लेना देना है कंपनी से कि कंपनी के असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, वो बात अलग है। फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड की काफी कंफ्यूजन होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, और एक और होता है कॉमन सील। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परपेचुअल सक्सेशन देखते हैं क्या है।
इसका मतलब यह है कि बिजनेस फर्म मतलब कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने भी मेंबर्स आए या जाएं, किसी की डेथ हो या इंसेन हो, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन चलती ही रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने एक वर्ड देखा था उसके लिमिटेशंस में, जो कि था लैक ऑफ कंटिन्यूटी। वो यही है, ये वर्ड यहाँ है, लेकिन ये थोड़ा वर्ड हैवी पड़ रहा है समझने में, इससे समझ लेते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी वहाँ पे था कि अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला जना मालिक है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी के अंदर क्या है, एज इट की सेपरेट लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड है अपने आप में लॉ के अंदर, तो इसके मेंबर्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। कोई मेंबर इंसेन हो, पागल हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या एक्सीडेंटल बेस पे कोई मेंबर इसका मारा जाता है, तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा। परपेचुअल सेक्शन में क्या है कि अगर ये फर्म हमें बंद करनी है, क्लोज करनी है, बंद करनी है, इसे खत्म करनी है इस फर्म को, तो खत्म ऐसे नहीं होगी कि आपने इसके सारे मेंबर्स मर गए तो ये फर्म अपने आप खत्म हो गई, नहीं। इसका एक प्रॉपर पूरा लॉफुल मैनर है। यहाँ पे क्या होता है, लॉफुल मैनर के अंदर एक वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो होता है, पूरा वाइंडिंग अप प्रोसीजर पूरा फॉलो होता है। ये आगे जाके देखने को मिलेगा कि पूरे प्रोसीजर में इसमें होता क्या है, ठीक है ना। तो अब बात आई परपेचुअल सक्सेशन, हमने देख लिया कि मेंबर्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। मेंबर्स आए जाएं, मरे या फिर पागल हो, उससे इस फर्म को फर्क नहीं पड़ता, ये फर्म चलती ही रहेगी। अगर फर्म बंद होनी भी है तो पूरा एक लॉफुल मैनर है, जहां रजिस्ट्रेशन हुआ था वहां जाके आपको पूरा वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तब ये फर्म क्लोज हो पाएगी। फिर आता है कॉमन सील। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, कंपनीज के पास क्या होती है, कॉमन सील होती है। जब इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है ना, जब इनका इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है, जब ये बनने वाली होती है, स्टार्टिंग हो रही होती है इनकी, रजिस्ट्रेशन टाइम पे चाहे तो अपनी कॉमन सील ले सकती हैं। जैसे कि मैं कहूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसकी एक कॉमन सील है, टाटा है, इसकी एक कॉमन सील है। तो मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगा दी जाती है, सील लगा दी जाती है। अब सपोज करते हैं किसी कंपनी के पास अगर सील नहीं है, कॉमन सील नहीं है, तो वहां क्या होगा, वहां तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन तो करेगा, तभी तो वो ऑथराइज्ड और एक लीगल डील मानी जाएगी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो जो सील जो होती है ये होती है कंपनी के नाम पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या टाटा हो गई। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या तो किसी एक ऐसे पर्सन को चुना जाएगा जो हर बार इसके ऊपर साइन करे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं फर्म से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई हो सकता है एक जना। मतलब कि सिलेक्ट उन्हीं को करना है आपस में मिलके सबको कि करेगा कौन ये काम। बात यहाँ कॉमन सील की खत्म हुई, होगी तो लगाई जाएगी जहाँ भी ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, बिजनेस के ऑर्डर होगा या फिर कोई डील कर रहे होंगे, और अगर नहीं होगी तो किसी जने के साइन होंगे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू वो जना चुना जाएगा। फिर आता है इट इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, बता दिया, इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में होता है। इट इज मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल। काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज आती हैं, तो उसमें क्या पूछा जाता है कि अगर कोई ए पर्सन है वो ऐसी बिजनेस सेटअप करना चाहता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस एक्टिविटीज कर पाए, मतलब सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर पाए और कैपिटल रेस कर पाए पब्लिक के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें आप क्या कहेंगे, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़े लेवल पे कंपनी ही होती है। द कैपिटल ऑफ कंपनी, अब देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये यहीं बताना सही रहेगा, नहीं तो आगे जो इसके फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर। अब जो कैपिटल होती है ना किसी कंपनी की, कंपनी उसमें से कुछ ऑथराइज शेयर इशू कर सकती है। शेयर क्या होता है, अब कंपनी अपनी कैपिटल को डिवाइड करती है कुछ स्मॉलर पार्ट्स में और उसे हम इशू कर सकते हैं ऐसा शेयर। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कंपनी की कैपिटल 10 lakhs है तो अपनी सारी की सारी कैपिटल एज अ शेयर इशू कर दे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पे ऑथराइज हो जाता है कि आप लीगल शेयर कितने इशू कर सकते हैं या फिर ऑथराइज शेयर कितने इशू कर सकते हैं, 100, 150, 200, वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कितने हुए वहां पे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, अब ये कैपिटल को इन्होंने डिवाइड करा कुछ शेयर्स में, पार्ट्स में, और वो शेयर्स बोले जाएंगे, ठीक है, जो कि फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं किसी भी शेयर होल्डर से किसी और पे। मतलब कैसे होंगे ये सोच रहे होगे आप। अब ये स्टॉक मार्केट होता है, एंजल ब्रोकिंग ऐप है, काफ़ी सारे ऐप होते हैं जहाँ पे आप शेयर्स खरीद सकते हैं या शेयर सेल आउट कर सकते हैं। शेयर खरीदने का सीधा साधा मतलब है कि अगर कंपनी, मान लो कंपनी ने अपनी कैपिटल थी उसकी 10 लाख, 10 लाख में से वो टोटल कैपिटल के शेयर नहीं बांटना चाह रही, उसने क्या किया, केवल 1 लाख कैपिटल ली और उसके 1 लाख ही पार्ट कर दिए। ध्यान से देखना ये वाला,
तो एक पार्ट जो निकल के आया उसका वो था 1 रुपीज़ का, कंपनी की कैपिटल का 1 रुपया उसने मार्केट में इशू करा 10 रुपीज़ में। मतलब कि अगर आप एंजल ब्रोकिंग ऐप या और किसी ऐप पे जाके चेक करते हैं कि इसका शेयर कितने का चल रहा है XYZ कंपनी का, तो वो दिखा रहा है 10 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, 10 रुपीज़ पर शेयर। आपने ये परचेज करा, सपोज ये 1 लाख इसने अपनी कैपिटल के पार्ट्स करे थे, मतलब 1 लाख की कैपिटल ये एज अ शेयर इशू कर रहा था, तो अब वो 1 लाख शेयर पूरे के पूरे लोगों ने खरीद लिए। तो 1 लाख का मतलब क्या हुआ, इंटू 9 कर दो, क्योंकि 1 रुपया तो फर्म का खुद का अपना था, 1 लाख में से 1 रुपया तो वो इशू ही कर रही थी, लौट के उसे 9 और मिल रहे हैं एक्स्ट्रा में। तो इसने क्या करा, 1 लाख से 9 लाख रुपए की कैपिटल रेज कर ली। कैसे करी दोबारा देख लो, 10 लाख था, कंपनी पूरी की पूरी कैपिटल नहीं देना चाह रही, एज अ शेयर मार्केट में नहीं इशू करना चाह रही, नहीं सेल आउट करना चाह रही, उसने इसमें से केवल 1 लाख की कैपिटल ली और उसके पार्ट्स कर दिए 1 लाख। मतलब कि एक पार्ट में निकल के आया 1 रुपीज़, या फिर एक शेयर निकल के आया कंपनी के लिए 1 का, उसने एक शेयर की वैल्यू अपने पास 1 रुपये मानी और मार्केट में उसी 1 रुपये वाले शेयर को उसने 10 रुपये का इशू कर दिया। अब वो 1 लाख शेयर लोगों ने खरीद लिए, 1 लाख लोगों ने खरीद लिया। अब 1 लाख इंटू 9 कर दो, क्योंकि 9 रुपये एक्स्ट्रा है फर्म के पास लौट के, तो 9 लाख रुपए उसने गेन कर लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ जाओगे आगे, और भी टॉपिक्स आएंगे इससे रिलेटेड। तो बात इतनी सी थी कि जो कंपनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से रेस करती है, पब्लिक से। कैसे रेस करती है, शेयर इशू करके, शेयर के थ्रू। फिर आता है शेयर बनते कैसे हैं। कुछ लोग पूछते हैं शेयर होते कहाँ से, शेयर कोई टिकट है या कोई डॉक्यूमेंट है क्या। शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, स्मॉलर पार्ट है, अपनी थोड़ी बहुत कैपिटल के कुछ हिस्से करके उसे आप लोगों में इशू कर देती है, लेकिन उससे दुगनी तिगनी वैल्यू पे आपको उसे पैसे देने पड़ते हैं और आपको बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड, या फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप लोग सेल आउट कर देते हैं उसे। फिर आता है शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स कंपनी के, क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे, वो ओनरशिप चेंज करते रहते हैं। ओनरशिप चेंज कैसे, अभी मेरे पे शेयर था XYZ कंपनी का, रेट बढ़े मैंने बेच दिया, अब वो कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास, वो हजारों जगह करोड़ों जगह घूमता है वही शेयर, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के थ्रू ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज के डिसीजन लेंगे, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन होता है, वहां पे इलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि देखिए हमें शेयर होल्डर, अगर मैंने शेयर होल्डर खरीद रखा है, मैंने शेयर खरीद रखा है, मैं शेयर होल्डर हूँ, शेयर को होल्ड करने वाला, या आप हैं, तो आप अपने घर पे आराम से अपना काम कर रहे हैं, डे टू डे स्टडी भी कर रहे हैं, और भी आपके वर्क्स होंगे। लेकिन अब आप कहें कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है कंपनी के अंदर, तो मैं वहां जाके देखूं अब तो मैं मालिक हो गया हूं उस कंपनी का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वहां नहीं जाएंगे, और हो सकता है अगर आपके पास मेजर शेयर है 60% या 50% शेयर है कंपनी के, तो आप ओनर हैं, प्योर ओनर हैं फिर उस कंपनी के। यहाँ कंपनी इसलिए अपनी पूरी कैपिटल इशू नहीं करती, क्योंकि उसके ओनर जानते हैं अगर मैं सारी कैपिटल इशू कर दूंगा तो मैं ही मालिक नहीं बचूंगा, तो इसीलिए वो कुछ पार्ट ही इशू करते हैं, सारी कैपिटल वो इशू नहीं कर देते ऐसा शेयर। उन्होंने 1 लाख करा, 9 लाख की कैपिटल तो उनकी खुद की है ना, वो भी अभी वहाँ ओनर बचे हैं। तो हम एक तरीके से एक स्मॉल ओनर है, पार्शियल ओनर बचते हैं केवल। तो हमें क्या है कि हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं कि हमने भी पैसा लगाया है, थोड़ा बहुत हमारा भी हक है, तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कराते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के डिसीजन लेते हैं। और हम वहाँ जाके कंपनी के अंदर जाके कोई भी अपनी बात नहीं रख सकते, उससे अगर हमारे डिविडेंड से रिलेटेड नहीं है तो उसके अलावा हम वहाँ जाके कुछ नहीं कह सकते कंपनी के अंदर। अगर हमारी डिविडेंड से रिलेटेड बात है जो हमें मिलता है हर महीने या क्वार्टरली या ईयरली, उसके ऊपर जाके बोल सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये बात थी, हमने देख लिया कंपनी के वर्ड से क्या समझ आता है। ये थोड़ा सा टॉपिक था कॉम्प्लिकेटेड, पर बताना जरूरी था क्योंकि आगे डाउट आएगा कि ओनरशिप किसकी होती है, कंट्रोल कौन करता है, ओनरशिप कैसी होती है। ओनरशिप तो शेयर होल्डर्स की होती है जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं उस कंपनी के। दूसरी बात, कंट्रोल कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इलेक्ट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू। अब देखते हैं इसके फीचर्स एक एक करके। तो चलिए फीचर्स कंपनी के क्या क्या हैं। तो देखिए आपको भी पता है कि जो मेरिट्स है या लिमिटेशंस है वो फीचर्स से ही निकल के आती हैं, जाहिर सी बात है। तो एक एक करके अब इसके 8 फीचर्स हैं, सबको देख लेते हैं। कुछ कुछ इसके आगे मैंने चीज़ें लिख दी हैं एज अ पॉइंट हिंट के लिए, तो आप लोग चाहें तो उससे आराम से लिख लें और आगे भी आपको आसानी से याद रहेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, हमें पता है पहले से ही एज मतलब रजिस्ट्रेशन होता है इसका लॉफुल मैनर में, पूरा इसका लीगल स्टेटस है, इसकी असेट और लायबिलिटी सेपरेट है इसके ओनर से, ओनर से इसके मेंबर से लेना देना नहीं है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। आर्टिफिशियल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन की ही तरह प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। मैंने बताया था अगर मैं बिल्डिंग वगैरह खरीदती है कोई कंपनी तो उसमें उसका नाम आएगा। मनी बोरो कर सकती है अपने नेम पे,
कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में इसका नाम आएगा। स्यू अदर, मतलब कि किसी के नाम पे केस फाइल कर सकती है, और कैन बी स्यूड बाय अदर, और कोई कंपनी के नेम पे केस फाइल भी कर सकता है, मतलब कंपनी के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई केस करता उसी पर्टिकुलर ओनर के ऊपर, तो बिजनेस और वो सोल प्रोप्राइटर दोनों एक ही हैं, मतलब केस किसके ऊपर आ गया, ओनर के ऊपर। लेकिन यह मेंबर से बात नहीं है, कंपनी के ऊपर आ रहा है केस, और कंपनी किसी और को भी केस फाइल कर सकती है। तीसरा आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कंपनी का बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रोसीजर जो लंबा होता है फॉर्मेशन का, वो इसी का है, जो है कंपनी। और इसका रजिस्ट्रेशन आपको बताइए कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में होता है। परपेचुअल सक्सेशन हम पहले ही देख चुके हैं कि कंपनी के अंदर क्या है कि जब ये लॉ के द्वारा बनाई गई है, तो ये इसका जो एंड हो सकता है, जो अंत हो सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है, वो एक लॉफुल मैनर में ही किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं कि चलते चलते पता चली सोल प्रोप्राइटर मर गया या इनसेन हो गया तो बिजनेस बंद हो गया। वहाँ तो कुछ था ही नहीं लीगल स्टेटस बिजनेस का, वहाँ तो रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। पर यहाँ है, यहाँ पे मेंबर्स आए या जाएं, फर्म को फर्क नहीं पड़ता, फर्म एग्जिस्ट करेगी जब तक उसे प्रॉपर लॉफुल मैनर में उसका वाइंडिंग अप प्रोसीजर ना किया जाए। फिफ्थ आता है कंट्रोल। कंट्रोल मैंने बता दिया था, जैसा कि शेयर होल्डर्स होते हैं वो आके तो कर नहीं सकते, यहाँ पे अब डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकते, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को देखता है, बिजनेस को रन करता है, और जो अपॉइंट करता है टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स का मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे काम थोड़ी ना करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी वही देखें, तो सबके हेड बना देते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, सबके अलग अलग हेड बना दिया, एडवर्टाइजमेंट, इनके अंदर एम्प्लॉयज हायर हुए, काम चल रहा है, मतलब पूरा देखेंगे वहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी सही चल रही है कि नहीं, गाइड करेंगे, लीडरशिप देंगे, मोटिवेट करेंगे, वो सारे काम ये करेंगे। टू रन द बिजनेस, शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू बी इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज। मैंने बता दिया, शेयर होल्डर्स डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकते, हालांकि वो कंपनी में आके कह सकते हैं कि हमारे डिविडेंड से, अगर उनके डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात है तो वो कंपनी में आके रख सकते हैं, रादर देन उसके अलावा वो नहीं आ सकते, और किसी भी एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वेशन नेग्लेक्ट ही किया जाएगा और अपोज किया जाएगा, बिकॉज ये उनका राइट है ही नहीं। फिर आता है लाइबिलिटी। अब देखिए लाइबिलिटी जो इसके मेंबर्स की है, यानी कि शेयर होल्डर्स की है, वो कितनी है, एक लिमिटेड है, एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, जितनी आपने कैपिटल लगाई है उतनी, उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, आपके पर्सनल असेट्स से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन में देखें सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि अगर बिजनेस के असेट सफिशिएंट नहीं बैठते तो उस पर्टिकुलर जो सिंगल ओनर है उसके असेट बेच देंगे, लेकिन पैसा चुकता करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेंबर जो है शेयर होल्डर्स ओनर्स ही बोले जाते हैं, लेकिन उनकी लाइबिलिटी कितनी है, जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है बस। कॉमन सील की बात करें तो बता दिया था, कॉमन सील यानी स्टैंप वगैरह होती है जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एफ्लिक्स की जाती है, मतलब कि लगाई जाती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है कंपनी का उसके लिए। अगर नहीं है किसी कंपनी की कॉमन सील, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू कोई पर्सन जो कि असाइन किया जाता है कि वही अब डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेगा, वो उनके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा या चुना जाएगा। फिर आता है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग क्या होती है, इसमें सारे शेयर होल्डर्स के थ्रू होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ही बियर करता था वो सारा रिस्क, लेकिन यहाँ पर रिस्क बर्डन कम होता है, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर, कंपनी के लाखों शेयर होल्डर होते हैं और उनके पास से रिस्क बढ़ जाता है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी, अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये लोगों कहाँ तक के लिए एक्सटेंड है, कहाँ तक के लिए लायबल हैं, जितनी इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी उससे ज़्यादा नहीं, वो लायबिलिटी में हमने देख लिया। रिस्क कितना बियर करेंगे, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो ये थे इसके फीचर्स। अब इसके देखते हैं हम मेरिट्स और लिमिटेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेरिट्स ऑफ कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखिए मेरिट्स और लिमिटेशन क्या है, फीचर्स से निकल के आती हैं, सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ, एक आध चीज़ ऐसी है जो बाद में बतानी है वो बता दूंगा। लिमिटेड लायबिलिटी पता है, शेयर होल्डर्स लायबल हैं केवल जितनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करी है, उनके पर्सनल असेट सिक्योर है, क्योंकि कंपनी की क्या है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स का उससे कोई मतलब नहीं, कंपनी के असेट और लायबिलिटीज उससे मतलब है, रादर देन कि किसी मेंबर के असेट वगैरह को मतलब कि सोल्ड आउट किया जाए डेब्ट्स पे करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। केवल कंपनी के असेट यूज़ करे जाएंगे डेब्ट्स पे करने के लिए। और लायबिलिटी बताई दी थी, लिमिटेड लायबिलिटी है, जितनी अमाउंट लगाई है उतने के लिए ही लायबल है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर मैंने बता दिए थे, शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर मेरे को ज़रूरत है अभी पैसे की, तो मैं जो शेयर्स हैं उन्हें एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग होती है सुबह 9 से 3 बजे तक, उसके बिटवीन टाइमिंग में मैं कभी भी बेच सकता हूँ, और विद इन 1 आवर या विद इन 30 मिनट्स मेरे जो रुपए हैं वो आ जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो ये होती है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इजीली शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जब आपको रुपए की ज़रूरत पड़े शेयर्स बेचे रुपए आ जाते हैं। तीसरी आती है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पिछली में बता दिया था, चाहो तो पीछे वीडियो थोड़ी जाके देख लो दोबारा से क्या बताया था, दोबारा बता दूँ।
परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था कि बिजनेस एक लॉफुल तरीके से क्रिएट किया गया है, तो जो बंद होगा, खत्म होगा, वो भी एक लॉफुल मैनर में ही होगा, वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो करके, वाइंडिंग अप प्रोसीजर, मेंबर्स आए जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एग्जिस्ट करेगी। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था फंड्स नहीं होते उसके पास इतने, उसके पास केवल अपनी पर्सनल सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो इस्तेमाल करता है, बैंक वगैरह उसे लोन देने में हेजिटेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला तो इसके लिए शेयर होल्डर्स ही हैं, शेयर्स से ले लेता है, उसके बाद लोन्स ले सकता है ये किसी भी बैंक वगैरह से, इसके बाद काफ़ी सारे जरिए होते हैं, किसी और कंपनी से लोन ले सकता है, आपस में चलता रहता है कंपनीज में, ऐसा हम सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ेंगे ये सब। उसके बाद आता है स्कोप, देख लिया हमने, इसके पास एक्सपेंशन के लिए वाइडर स्कोप है बिकॉज इसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, शेयर्स के थ्रू ही बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या था कि उसके पास इनफ फंड्स नहीं थे कि वो प्रोफेशनल्स को हायर कर सके, पर यहाँ क्या है, कंपनी के पास बहुत फंड्स हैं कि वो आराम से इतनी एलिजिबल है, इतनी कैपेबल है कंपनी कि प्रोफेशनल्स को हायर कर सके, रिसर्चर्स को हायर कर सके, ताकि उनकी कंपनी रन आउट कर सके एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। डिपार्टमेंटल हेड्स को लेके आए, प्रोडक्शन मैनेजर और एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इन सब को लेके आए, जनरल मैनेजर और फिर प्रोडक्शन हेड बनाए। तो इस सब के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, फंड्स हैं इसके पास, और जब ये सब अगर प्रोफेशनल्स हायर कर लेगी तो कंपनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलेगी और अपने गोल्स को अचीव करेगी और कंपनी ग्रोथ करती चली जाएगी। तो हमने देख लिया मेरिट्स, अब इसके देखते हैं। तो लेट्स गेट डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस ऑफ कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। मैंने कहा था फीचर से ही निकल के आती हैं सारी बातें। फॉर्मेशन हमने वहाँ भी देखा था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, फॉर्मेशन बहुत ईजी है, ओनर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ईजी था, रजिस्ट्रेशन इतना कोई हैम्पर करने वाला नहीं था। तो कंपनी के अंदर क्या है, पूरे तरीके से हैम्पर कर देता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी सारा पेपर वर्क है, काफ़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो तब जाके रजिस्ट्रेशन हो पाता है किसी कंपनी का, और तब एक कंपनी फॉर्म होती है। फिर आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब जो इनके जो रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, इन्हें टाइम टू टाइम वहाँ पे अपनी कंपनी की रिपोर्ट्स पहुँचानी होती है। और ऐसे ही जो हम शेयर होल्डर्स हैं, अगर मैं इनकी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, ABC कंपनी का, तो मेरे को इनके रिकॉर्ड्स देखने हैं, मेरे को इनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है इनकी लास्ट ईयर की, तो इन्हें खुद अपनी डिटेल्स साइट्स पे डालनी पड़ती है। जैसे मनी कंट्रोल साइट है, आपको वहाँ पे किसी भी कंपनी की जो कि पब्लिक कंपनी है उसकी आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, फाइनेंशियल लास्ट ईयर की, 5-6 सालों की, 10 साल की पुरानी, क्योंकि हमें शेयर्स खरीदना है किसी भी कंपनी का, तो हम देखना चाहेंगे कि इस कंपनी को लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था या नहीं, या डिविडेंड ये कितना देती है, या फिर उससे 2-3 सालों से कितना ग्रोथ कर पाई है। तो पब्लिक को भी जानना, इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती, इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती, वो सबके सामने आ जाती है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, जैसे कि कंपनी बहुत ही बड़े लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज होता है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी होती है ओनर को कंपनी के मेंटेन करने में एक पर्सनल कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्रेडिटर्स और ETC। अब कोई कंपनी का मालिक है, अब वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, तो पर्सनली आके अपने कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर एम्प्लॉयज़ से तो बात करेगा नहीं, या फिर कस्टमर से, हमसे आके तो पूछेगा नहीं घर पे कि आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, या फिर क्रेडिटर्स रहे जिनसे उन्होंने उधार ले रखा है उनके पास तो वो जाएगा नहीं। ये सब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये जो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स वाली बात है, एम्प्लॉयज़ को लेके तो इनके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो देखेंगे। कस्टमर्स को लेके मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर जब वो प्रोडक्ट सेल करने जाएगा तब देखेगा मार्केट के अंदर। लेकिन अब ये बात आई इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, तो यहाँ ये बात आती है जैसे सोल प्रोप्राइटर में वो अकेला बंदा था, अगर हम उसके पास गुड्स परचेज करने जा रहे हैं तो हम उससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि भैया ये सामान अच्छा नहीं है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, एम्प्लॉयज़ के लिए अगर उसके यहाँ कोई काम कर रहा है तो वो उससे डायरेक्ट बात कर सकता है, लेबर एज आ, ठीक है। क्रेडिटर्स, अगर उसने किसी से उधार ले रखा है, वो उससे पेमेंट मांगने आ रहा है, तो सीधे कॉन्टैक्ट बात हो रही है फेस टू फेस ओनर के साथ। लेकिन यहाँ पे इम्पर्सनल इसीलिए होता है क्योंकि ओनर से डायरेक्टली बात नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट नहीं है उससे। न्यूमरस रेगुलेशंस, सबसे बड़ी तो इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं, इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि फॉलो करते करते कंपनी के एम्प्लॉयज़ परेशान हो जाते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स परेशान हो जाते हैं। बचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका तो भैया पावर्स इन फ्यू, मतलब कि उन्हीं के हाथ में सारी पावर है, उनका तो ओलिगारिक मैनेजमेंट चलता है, वो बताएंगे भी कैसे। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब क्या होता है कंपनी के अंदर, इतनी बड़ी कंपनी है तो यहाँ पे हायरार्की फॉलो होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप से ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब टॉप में ही आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जितने भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, CEO, और CEO चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर रहे, ये सारे उसी के अंदर आते हैं। अब इसमें क्या है, अगर लोअर लेवल वाले को कोई बात करनी है तो लोअर से वो मिडिल पे जाएगी, मिडिल से फिर टॉप पे जाएगी, फिर टॉप से पता चलेगा क्या करना है, टॉप मिडिल वाले को बताएगा, मिडिल से फिर लोअर पे आएगा। तो मतलब कि कोई बात पहुंचाने में भी टाइम लगता है, और फॉलो अप इन एक्शन, एक्शन लेने में भी बहुत टाइम लग जाता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है।
ओलिगैरिक मैनेजमेंट का मतलब अब जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इलेक्ट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डे टू डे एक्टिविटीज देखने के लिए, किसी भी कंपनी के अंदर वो इलेक्ट करते हैं। अब बात आई कंपनी के अंदर पावर उन्हीं के हाथ में है सारी। अगर सपोज करिए उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि कॉन्ट्राडिक्ट था या कॉन्ट्ररी था इंटरेस्ट के शेयर होल्डर्स के, मतलब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट से अपोजिट में था, तो शेयर होल्डर्स तो शेयर बेच देंगे, वो नहीं रखेंगे फिर उसे। तो यहाँ क्या होता है, इनके हाथ में पावर होने से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ऐसी डिसहार्मनी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते। होता है पावर्स इन फ्यू हैंड्स का मतलब यही है, यहाँ सेंट्रलाइजेशन है पावर का पूरा, कि सारी डिसीजन मेकिंग इन्हीं के ऊपर है, इन्हें देखना है सब कुछ। तो ये यहाँ पे ओलिगैरिक मैनेजमेंट क्रिएट कर देता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब सबके इंटरेस्ट अलग हैं, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं उन्हें डिविडेंड ज़्यादा चाहिए, एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं उन्हें सैलरी ज़्यादा चाहिए, कस्टमर कह रहा है क्वालिटी ज़्यादा चाहिए लेकिन प्राइस कम चाहिए। तो हर एक के अपने अपने, क्रेडिटर्स कह रहा है मेरे को इसी मंथ में अपने रुपए चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट के अंदर कि किसके इंटरेस्ट को पहले रखा जाए, किसके इंटरेस्ट को पहले प्रेफरेंस दें, क्या करें। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, डिफिकल्टी क्रिएट होती है। तो ये था हमारा कंपनी को लेके, कंपनी के फीचर्स, लिमिटेशन, मेरिट्स तीनों देख चुके हैं हम आसानी से। अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।